चाहिए कि शोलों का कहाँ तक है सफ़र बोल रहा है, शोलों का कहाँ तक है सफ़र बोल रहा है, तहजीब का जलता हुआ घर बोल रहा है, खामोश मोज़जा है ये मेरी कलम का, मैं चुप हूँ मगर मेरा हुनर बोल रहा है। ज़ोरदार तालियों के साथ डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जो मशवरती मीटिंग रखी गई है, इस मशवरती मीटिंग के सदर आली जनाब साबिक मेयर अलहाज अब्दुल मालिक साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुआविन कॉरपोरेटर आली जनाब इब्राहिम ख़ान उर्फ गबू भाई, इसी के साथ अलहाज यूसुफ ईसा साहब, सोहराब आज़मी साहब और दीगर अमायदीन मोहल्ला व शहर जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं यहाँ पर मशवरे में आए हुए तमाम ही लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी एक कलील मुद्दती कॉल पर यहाँ पर जमा होकर अपनी सियासी बेदारी का सबूत दिया। अजीज़ दोस्तों, आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत, पार्लियामेंट इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है और ये इलेक्शन इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत का होने जा रहा है। पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा है जहां पर कवानीन बनते हैं और कवानीन बनने के बाद उस पर अमल दरामद किया जाता है और वो कवानीन फिर हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी माशराती ज़िंदगी पर, हमारी समाजी ज़िंदगी पर, हमारी सियासी ज़िंदगी पर, हमारी मजहबी ज़िंदगी पर, तमाम हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर ये कवानीन असरअंदाज होते हैं। माजी में इस मुल्क ने एक ऐसी हुकूमत देखी है जो अपने खुले हुए एजेंडे पर काम कर रही थी। वो ज़माना अब गया कि जब ये कहा जाता था कि आरएसएस, बीजेपी और बहुत सी भगवा तंजीमें, फिस्ताई ताकतें इस मुल्क पर खुफिया एजेंडे के तहत काम कर रही है। अभी तो ये कहा जाना, मैं समझता हूँ गलत नहीं है कि वाज़े तौर से बीजेपी, आरएसएस जो है वो अपने खुले हुए एजेंडे पर काम कर रही है और इसका अमली नमूना हमने 10 सालों में देखा। इन कानून साज इदारों में ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए जो जुल्म की हैसियत रखते थे, जो इंसानी जिंदगियों पर इस्तेबदाद था, जो आम लोगों की जिंदगियों पर जबर था और कई ऐसे कवानीन को ख़त्म किया गया जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार था, जो एक निज़ाम ज़ाब्ता हयात देते थे। ऐसे कवानीन को जो है वो ख़त्म किया गया। मसलन इस मुल्क के कानून में
हर एक समाज को, हर एक जात को, हर एक बिरादरी को। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को कोई स्पेशल कानून दिया गया है या कोई स्पेशल एक्ट दिया गया है। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया गया है वहां पर हिंदू एक्ट भी है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है। क्रिश्चियनिटी को लेकर भी वहां के उनके अपने कवानीन इस दस्तूर में जो है नाफिज है। जैन समाज जो अकलियती हैसियत रखता है उनके लिए भी उनके मज़हब, उनके अकायद की बुनियाद पर उनके कवानीन हासिल है। सिर्फ इस हिंदुस्तान के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ था ऐसा नहीं था। तमाम मज़ाहिब को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर, उनके धर्म की बुनियाद पर, उनकी ज़ात की बुनियाद पर इस मुल्क के कानून ने उन्हें यहां पर जिंदगी गुजारने का हक दिया था। लेकिन इस मुल्क में अगर छेड़छाड़ की गई किसी कवानीन से या किसी के कानून से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर जिन कवानीन को मानता था उन कवानीन के साथ सिर्फ छेड़छाड़ की गई। यह मुल्क वाज़ेह तौर से दो खानों में, दो मज़ाहिब के दरमियान बटा हुआ 10 साल से दिखाई दे रहा है। यह हालात पैदा होने की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि 10 सालों से इस मुल्क पर बीजेपी सरकार का इक्तिदार है और उनका अपना मंशूर ये है, उनका अपना मैनिफेस्टो ये है कि इस मुल्क को एक मजहब के मानने वालों का बना दिया जाए, एक नजरिया रखने वालों का बना दिया जाए। अगर आप उनके लीडरान के बयान सुनेंगे, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उन लीडरान की तरफ से आए हैं कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को वाज़ेह तौर से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आज इस मुल्क में 18% मुसलमान बसते हैं, 2% सिख बसते हैं, 4 से 5% दलित बसते हैं, अदर माइनॉरिटीज जो है वो 3 से 4% है। गालिबन ये मुल्क 35% जो है गैर हिंदू मजहब के मानने वालों का मजहब है। यानी मुस्तकबिल में सेम सिविल कोड यूसीसी बनाकर तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है एक नजरिए का बनाने का जो है मकसद बीजेपी का है। इन तमाम हालात में हमारी इस इलेक्शन को लेकर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारी फिक्रें बढ़ जाती है, हमारी तशवीश वाजिब है, हमारी फिक्र वाजिब है कि आने वाले वक्त में मुल्क में कैसे और कौन से हालात आ सकते हैं। सवाल यह है कि अब हमारे इस हुकूक की लड़ाई, हम पर होने वाले इस जुल्म जबर इस्तिबदाद की लड़ाई हमारे लिए लड़ेगा कौन? कौन सी वो जमात है, कौन सा वो सियासी नुमाइंदा है, कौन सा वो सियासी लीडर है, कौन सी वो सियासी पार्टी है जो बढ़कर आकर हमारे इन जख्मों का मदावा कर सके, हमारे इस जख्मों पर मरहम रख सके। माजी में हमने देखा कि ऐवानों में जब कवानीन बनने की बात आती थी, जहां पर हमारे दिफा की बात आती थी, जहां पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात आती थी, जहां पर हमारे वजूद की बात आती थी, जहां पर हमारे बका की बात आती थी, तो हम उन लोगों को गायब पाते थे, उन लोगों को ऐवानों के बेंचेस से गायब पाते थे
जिनको हमने हमारा मसीहा समझा, जिनको हमने सेक्युलर पार्टी समझकर वोट दिया, जिनको हमने ये सोचकर वोट दिया कि ये जमहूरियत के पासदार है, ये सेक्युलरिज्म के पासदार है, ये आईन के पासदार है, ये कानून के रखवाले हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, हमने सोचकर, इस सोच के साथ जिन लोगों को वोट दिया वो ऐवानों के तख्तों पर से गायब रहे जब हमारी हिफाजत और हमारी तहफ्फुज़ की बात आई। हम बेयार और मददगार उन नुमाइंदों को ठगे हुए एक इंसान की हैसियत से तकते रहे कि आखिर हमारी वोट का नैमुल बदल हमें क्या मिला, हमारी जुस्तजू का, हमारी मेहनतों का, हमारी काविशों का हमें नैमुल बदल क्या मिला। क्या रिटर्न्स हमको मिले जिन पे कि हमने इनके इतना जी जान तोड़कर इनके लिए वोटें मांगी। हमने धूप नहीं देखा, हमने छांव नहीं देखा, हमने तकलीफें नहीं देखी, हमने मुसीबतें नहीं देखी, हमने इलेक्शन में मौसमों का, हमने हालातों का, हर तमाम बातों का मुकाबला करने के बाद इनको चुन कर दिया और इनको कामयाब किया। क्यों? ये हमारी मेहनतों का हमको ये समर दे रहे हैं, ये सिला दे रहे हैं। ऐसी सूरत में यह चीज की कमी हमें महसूस होती थी कि काश ऐवान में हम एक और असदुद्दीन अवैसी भेजते। ऐसी हालत में हमें यह एहसास होता था कि काश ऐवान में एक और इम्तियाज जलील होता। ऐसे मौकों पर हमारा दर्द छलकता था कि काश इन दो बहादुरों और जान निसारों के साथ अख्तरुल ईमान भी चुनकर आ गया होता था। उस वक्त जो है हमें हमारी मजबूरी और लाचारी का एहसास होता था। लेकिन हमारी मिसाल तो उस बंदर की सी हो गई है कि जब बारिश आती है तब आशियाने की फिक्र होती है कि इतनी तेज तुंद हवाएं हैं, इतना खराब मौसम है, इतने हालात खराब है, काश मेरा मकान होता तो मैं भी हिफाजत के साथ मेरे मकान में रहता, मैं मेरे बच्चों का आशियाना बनाता, उनके तहफ्फुज़ की, उनकी बका के लिए, उनके लिए घर बनाता। उस तूफान में, उस आंधी में वो बंदर को एहसास होता है और वो अपनी बेचारगी, लाचारगी इस दरख्त से उस दरख्त पर छलांग लगाकर, कूदकर, फांदकर अपनी बेचारगी का, लाचारगी का इजहार करता है। और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है फिर बंदर अपनी मस्ती में, फिर उसे ना मौसम की तकलीफें, ना मौसम का दिया गया दुख दर्द, ना मौसम के जरिए पैदा होने वाले हालात याद रहते हैं। वो भूल जाता है कि तूफानी बारिश में मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ। वो भूल जाता है कि इस तेज तुंद हवाओं में मेरे हाल, मेरे परिवार के क्या हालात थे। फिर वो 8 महीना अपनी मस्ती में, अपनी इधर से उधर कलंदरी में लगा रहता है। फिर दोबारा बारिश आती है, फिर उसे यही से जो है फिक्र सताने लगती है। आज हाल हमारा वो हो गया, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन से तीसरे इलेक्शन, हम तकिया किए हुए ऐसे लोगों पर जिन्हें हम सेक्युलर बोलकर वोट देते हैं, जिनकी हुकूमतें बनाते हैं, जिनके ऐवानों के तख्त ताज देते हैं, जिन्हें हम वजीर आला बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं, नायब वजीर आला बनाते हैं। वो राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार की पार्टी, मर्द आहन, यही असल सेक्युलर, यही असल योद्धा। वो कांग्रेस पार्टी, कौमी पार्टी, तमाम रियासतों में उसकी शाखें मौजूद है, तमाम रियासतों में कांग्रेस के नुमाइंदे मौजूद है। आज वो सेक्युलर है।
इन तमाम बुनियाद पर, इन तमाम हालात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का फैसला किया था, जो उसका अपना बुनियादी नजरिया है, कि मुस्लिम सियासत का जो है इस्तेहकाम होना चाहिए, मुस्लिम राजकीय सशक्तिकरण होना चाहिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए, मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, ताकि वो हमारे गमों को, हमारी तकलीफ़ों को समझे और महसूस किया करे। आपने ऐवान में देखा होगा कि हमारी नुमाइंदगी जब असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील करते हैं तो हमारी बाँछें खुल जाती है, हम खुशी से लाल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नया असदुद्दीन अवैसी, जब कोई नया इम्तियाज जलील पैदा करने की बात आती है तो हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं, इल्जाम आयद करना शुरू हो जाता है। वोट कटवा पार्टी, वोट में वोट काटने आ गए, अरे कहां से जीत कर आएंगे, कैसे जीत कर आएंगे, हमें हिसाब बताओ। स्कॉलर्स जमा हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जमा हो जाते हैं, दानिश्वर जमा हो जाते हैं होटल की टपरियों पर, मड्डे पर, स्टार पर, और न जाने गांव की जो है वो हद को छोड़कर हद से बाहर जाकर दरे गांव पर बैठकर मालेगांव की किस्मत का फैसला करते हैं। नहीं, मालेगांव में ही वोट कटवा ही नहीं चलिए, नहीं वो वोट काट दीजिए, वो नहीं चलिए। कब हम ये सोचेंगे कि वही मालेगांव और वही औरंगाबाद, वही वोटों का तनासुब, वही लीडरशिप, वही पार्टी, वही गारंटी, वही लोग, वही मंशूर, वही नजरिया, वही आइडियोलॉजी, जब हम 150 किलोमीटर लेकर आते हैं, 150 किलोमीटर से हम आते आते ये तमाम की तमाम बातें ढह जाती है, चकनाचूर हो जाती है। वो भरोसा जो औरंगाबाद में कायम होता है वो मालेगांव आते आते शहीद हो जाता है। कब हम ये एतमाद करेंगे? कब अपनी क़यादत पर एतमाद करेंगे? कब हम अपने बाजुओं पर एतमाद करेंगे? कब हम हमारी सियासी रहनुमाई पर एतमाद करेंगे? इस ज़िमन में मुझे एक शेर याद आ जा रहा है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। अगर ये जुगनुओं को अपने चमकने पर भरोसा नहीं है, ये जुगनुओं को अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है, ये जुगनुओं को अपनी रोशनी देने वाले खवास पर अगर भरोसा नहीं है, तो यकीन मानो हमें सूरज में भी अब अंधेरा नजर आएगा। हमें आज जुगनू होने का एहसास पैदा करना चाहिए, तब कहीं जाकर हम जो है एक नया सूरज उगा सकते हैं। हमने ईमानदाराना तरीके से एक संजीदा उम्मीदवार इस हल्का पार्लियामेंट को देने की कोशिश की थी। मौलाना उमरैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी है और कई मजहबी तंजीम से जो है वो जुड़े हुए हैं। मजहबी उमूर पर उनकी पकड़ है। मुसलमानों के साथ आने वाले शरई मसाइल, कानूनी मसाइल, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी ही है। जो कवानीन आने वाले हैं, जैसे सेम सिविल कोड तो आने ही वाला है, सेम सिविल कोड में जो है शादी करने का तरीका रहेगा, तदफीन का तरीका रहेगा और दीगर जो हमारी मजहबी रसूमात है वो अदा करने का तरीका रहेगा। लेकिन एक जो है सेम सिविल कोड से हटकर एक जो ताद्दुदे अज़वाज का जो कानून आने वाला है, जिसको पॉलीगेमी एक्ट बोलते हैं, ये सेम सिविल कोड में नहीं रहने वाला है। सेम सिविल कोड अलग,
पॉलीगेमी एक्ट अलग। तो इन तमाम कवानीन पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो पहले से ही नजर है, और हम उम्मीदवारी जो देने जा रहे थे उसके जनरल सेक्रेटरी को देने जा रहे थे। लेकिन जहां बसीरत दिखाने की बात आई वहां बशारत की बात हो गई। जहां सियासी बसीरत दिखाने की बात आई, जहां सियासी हौसला दिखाने की बात आई, तो वहां बशारत की बात आ गई। ये मुझे किसी पर तनकीद नहीं करना है, ये शहर के हालात है। जाते जाते कहा जा रहा है उम्रा के लिए सफर पर कि फला पार्टी के लोग मुझसे राब्ते में हैं, फला पार्टी के लोग मुझसे राब्ते में हैं, कांग्रेस के लोग राब्ते में हैं। आने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। जाहिर सी बात है हम पार्टी के जिम्मेदार है, बेचैनी तो पैदा होने वाली है कि हमारा नुमाइंदा जिसको हमने 1,37,000 वोटें देकर मुंतखब किया है, एक भरोसे, एक एतमाद के साथ, एक निशान पर, एक मैनिफेस्टो के साथ, एक नज़रिए के साथ अगर आने के बाद कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर लेता है तो हमारे लिए क्या बचता है? हमारे नज़रिए की कहाँ तहफ़्फ़ुज़ होता है? हमारे नज़रिए का कहाँ तहफ़्फ़ुज़ होता है? हमने उनसे गुजारिश की कि यहां वहां देखने से बेहतर अपना घर है, अपने लोग है, अपना नजरिया है, अपनी पार्टी है, यहां से उम्मीदवारी कर लो। कमाल की बात यह है कि जब अपनी बात रहती है तो सबों को वोटों का तनासुब दिखता है, वोटें दिखती है, वोटों में पोलराइजेशन दिखता है, वोटों में तफरीक दिखती है। लेकिन जहां इज्तिमाइयत से किसी दूसरे के लिए फैसला करने की बात है वहां पर फिर जो है वोट का रेशो और तनासुब कम हो जाता है। अगर इस तरीके की और हमारी कमजोर सोच रहेगी, इस तरीके की हमारे फैसला लेने की कुव्वत कमजोर रहेगी, तो यकीन मानो इससे खराब और इससे अबतर हालात हम पर आने वाले। आज ये मशवरती मीटिंग है, इसलिए आप लोगों के सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन के ताल्लुक से तमाम अहवाल रख देना जरूरी है। मेरी तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है कि आज भी जो लोग ख्वाब खरगोश में हैं और जो लोग ये समझते हैं कि आईनी ओहदों पर चले जाने के बाद पार्टी को उनकी जरूरत है, तो आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को भी उनकी जगह बता दी जाएगी कि आपकी क्या हैसियत है और पार्टी की क्या हैसियत है। मालेगांव शहर में आज तक किसी असेंबली नुमाइंदे ने 1,37,000 वोट नहीं लिया। ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबी है, ये शहर के इत्तेहाद की खूबी है कि इतनी तारीख साज वोट एक अकेले नुमाइंदे ने हासिल किया। अगर आप इसमें पार्टी की कोई कोशिश, कोई काविश, कोई मेहनत नहीं मानते, आपको यह लगता है कि पार्टी आपके कपड़ों की तरह है कि जुमा के दिन अलग और मंगल के दिन अलग, तो इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत तो सजाई तेरे सर पे, लेकिन तेरे कांधे पे तेरा सर नहीं ठहरा। तो हमने तो दस्तार सजाई थी, कांधों का सर का तहफ़्फ़ुज़ आपके कांधों को पर था, लेकिन आपके नातवा कांधों ने दस्तार की फजीलत को और दस्तार की ताकत को संभालने की जसारत नहीं दिखाई। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब वो कांधे भी बनेंगे जिस पर दस्तार संभालने की कुव्वत भी होगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट पर बात होनी चाहिए।
नॉमिनेशन का वक्त निकल चुका है, स्क्रूटनी हो गई, अभी एक नाजुक लम्हा बाकी है विड्रॉल का। क्या मालूम कल कौन विड्रॉल कर लेता। चुनकर आने के बाद तो लोग जगह पर ठहरते नहीं, अभी तो लड़े नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हम सोच ले? क्या सूरत में नहीं हुआ? क्या इंदौर में नहीं हुआ? दोनों 300-300 किलोमीटर पर हुआ। ये गोल्डन ट्रायंगल है, सूरत इधर, इंदौर इलग, बीच में मालेगांव बचा है। तो जरा अभी 5 तारीख 6 तारीख भी निकल जाने दो, जब हम यकीन करेंगे कि कोई मैदान में आकर ताकत से लड़ रहा है। ये गोल्डन ट्रायंगल के 2 एंगल कंप्लीट हो गए, एक एंगल अभी बाकी है, वो 5 तारीख को क्लियर हो जाए, 6 तारीख को क्लियर हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 तारीख को हम आप लोगों का जो भी फैसला है, चाहे कड़वा घूट, चाहे कड़वा घूट, दर्द तो बहुत है इस सीने में, तकलीफें तो बहुत है। बयान करने जाएंगे तो जो आपके उम्मीदवार हैं या आपके उम्मीदवार के बच्चे हैं, उनके सरों पर सफ़ेदी आ जाएंगी, लेकिन हमारे दर्द ख़त्म होने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ समझौते की अगर बात आती है, जहाँ इत्तेफाक की अगर बात आती है, जहाँ इत्तेहाद की अगर बात आती है, जैसा कि हमने हमारा ये स्लोगन नारा ये दिया है कि इत्तेहाद का मतलब इख्तिलाफ के साथ जीने का सलीका। ठीक है, आज हमारे इख्तिलाफ है, बहुत सी सियासी पार्टियों ने स्टेज लगाकर हमारे खिलाफ कहा, लेकिन ये आज मौका नहीं है। ये आज इलेक्शन की नौइयत अलग है, इलेक्शन का मकसद अलग है। लेकिन शिकायतें तो हम उनसे करेंगे जो हमारे अपने थे, जिनको हमने क़यादत अपना मान कर दिया था। तो जाहिर सी बात है शिकायतें भी जो है उन्हीं से होगी। वो जो चाहते हैं कि 5 साल एक पार्टी में रहने का इम्तियाज हासिल है, आज तक 6ठा साल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है अभी 6 महीना बाकी है, बहुत सारी बातों के हम भी पाबंद हैं। जहां 5 साल मुकम्मल, वहां से 6ठी शुरू। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। किसका लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब से तैयारी करेंगे, किन शर्तों पर तैयारी करेंगे, किन शर्तों पर उनकी उम्मीदवारी की हिमायत और तायद देंगे, वो सब के सब जो है हम लाइन तय कर रहे हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, हमारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे मशवरा किया जाएगा कि उम्मीदवार से जमानत ली जाए कि अगर उम्मीदवार जीतता है तो ऐसी सूरत में वो बीजेपी पे नहीं जाएगा, वो अपने मजहब के अकीदे की बुनियाद पर कसम खाकर हमसे कहे कि वो जीतता है तो हॉर्स ट्रेडिंग में हुकूमत बनाने के दौरान वो बीजेपी में नहीं जाएगा, और अगर वो हारता है तो 5 साल, जैसे माजी में हमने सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को 3-3 मरतबा वोट दिया, हमें कहीं शीरपुर घुमाया गया तो कहीं हमें अमलनेर घुमाया गया, देख लो तरक्की के निशान। और हारने के बाद मैं समझता कि वो अमरीश भाई ये बाईपास से भी नहीं जाते होंगे मालेगांव से। तो ऐसा ना हो कि हारने के बाद फिर मालेगांव की नुमाइंदगी खत्म, मालेगांव के 2 लाख वोटों का कोई जवाब नहीं, मालेगांव के 2 लाख लोगों की मेहनत का कोई रिटर्न्स नहीं, कोई आउटपुट नहीं। तो ऐसा इस मर्तबा नहीं होगा। एक एफिडेविट लिया जाएगा उम्मीदवार से कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि आप अगर हारते हैं तो आप किस तरीके से मालेगांव की नुमाइंदगी करेंगे। आपकी पार्टी के इतने खासदार तो चुनकर आएंगे जो मालेगांव शहर के पावरलूम की
पावर लूम्स के मसाइल को जो है पार्लियामेंट में रख सके, मालेगांव के दीनी तालीमी अदारों के मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट में रख सके, मालेगांव की अनऑर्गेनाइज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट में रख सके। आप किस तरीके से हमारे इन मसाइल को आपकी पार्टी के जरिए हल करवाएंगे, इस तरीके का भी एफिडेविट उनसे लिया जाएगा और दीगर बातें भी तय की जाएगी जो हमारे साथियों के मशवरों से होगी, जो उमूमी सतह पर नहीं बोली जा सकती। तमाम बातें तय करने के बाद हम सेक्युलर नहीं बोल रहे, हम मजबूत उम्मीदवार के साथ रहेंगे, बीजेपी के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार के साथ। सेक्युलर तो ये पार्टी कभी नहीं थी, कभी नहीं है और कभी नहीं रहेगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना।